हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। डेप्रिसिएशन की नई क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी डेप्रिसिएशन का एक पार्ट हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कहिए या लास्ट पार्ट कहिए, इसमें आपके सारे बचे हुए कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप भी बताऊँगी। तो इसमें लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें। ये आपके ASO जो नई वैकेंसी आई है उत्तराखंड में, उसके लिए भी बेनिफिशियल है डेप्रिसिएशन। और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीरीज़ में भी ये आपका मेजर टॉपिक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बारीकी से हम इसको पढ़ रहे हैं, हर स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह से ध्यान देना है। तो चलिए, पहले हमने पढ़ लिया था स्ट्रेट लाइन मेथड और अब बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये सब एक ही होते हैं। देखो होता क्या है, मैं एक सरसरी तौर पे आपको बता देती हूँ। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में तो एक ही बार टैप निकाला जाता है और हर साल वही टैप लगता है। लेकिन इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जितनी वैल्यू आपकी बचती है, जितनी कॉस्ट आपकी बचती है, एक बार डैप हटाकर, जैसे कोई एसेट आपकी 10,000 की है, उस पर डैप लग गया 1,000, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, हर बार 10,000 पर ही डैप लग रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, 10,000 में से 1,000 आप माइनस कर देंगे, 9,000 बचेगा, उस पर आप डैप लगाएंगे। फिर अगली बार फिर आपका कुछ और आ जाएगा डैप, फिर 9,000 में से उस डैप को माइनस कर देंगे, जो आएगा बैलेंस, उस पर डैप लगेगा। मीन्स दैट बैलेंस पर डैप हटाकर बैलेंस पर जब हम डैप लगाते हैं तो उसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और ओरिजिनल कॉस्ट पर जब हम लगाते हैं डैप तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए किसके लिए बेनिफिशियल होता है ये, ऑन दैट एसेट विच वैल्यू डिक्लाइंस एज इट गेट्स ओल्डर एंड इंक्रीजेज रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। वो वाली एसेट जो कि समय के साथ बूढ़ी हो जाती हैं और उनकी वैल्यू में कमी हो जाती है। जैसे जैसे पुरानी होती है उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है और उनके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, उनकी रिपेयर रिन्यूअल एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या लगता है, WDV मेथड। अच्छा, इस फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में ना। तो रेट इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एन एस अपॉन सी इंटू 100, या फिर 1 माइनस एस अपॉन सी 1 अपॉन एन इंटू 100। ये सी इसमें क्या हो गया, सी हो गया वैल्यू ऑफ एसेट, और एस क्या हो गया, स्क्रैप वैल्यू, और सी को हम OC भी मान सकते हैं, वैल्यू ऑफ परचेज एसेट। ठीक है, तो ये कुछ वो नहीं है, बस याद कर लेना। पूछेगा कुछ नहीं कि इसमें सी का क्या मतलब है, एस का कुछ नहीं। अगर आपको दे दिया तो ऐसे ही दे देगा कि ये इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट होता है, तो आप राइट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जनरल एंट्रीज की क्या कैसी होती है, जनरल एंट्रीज सेम एज इन स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में होती है जनरल एंट्रीज, वैसी ही होती है, तो इसके लिए भी कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। इंटरेस्ट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूंजी विनियोजित कर में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये याद रखना। ये जो की पॉइंट्स होते हैं बीच बीच में मैं लिख देती हूँ, इसलिए नहीं कि बस बताने के लिए, ये आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये डिफरेंस भी बहुत इसके इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिखी, सिर्फ आपको याद करना है। देखो डेप्रिसिएशन का क्या होता है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में हर साल एक जैसा रहता है, इसमें हर साल घटता रहता है। डेप की कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसा आपको बताया स्ट्रेट लाइन मेथड में प्राइम कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर, इसमें रिटर्न डाउन में बैलेंस पर। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो जीरो आ जाता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में नहीं आता। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप एंड रिपेयर्स ऑन P&L अकाउंट। शुरुआत में तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कम रहता है ये, और बाद में ये ज्यादा हो जाता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ये हमेशा एक जैसा रहता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें कम रहता है और रिटर्न डाउन में हाई रहता है। इनकम टैक्स का कोई अप्रूवल नहीं, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं मानती स्ट्रेट लाइन मेथड को, किसको मानती है, WDV को। और स्क्रैप वैल्यू इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में बच भी सकती है और नहीं भी, लेकिन रिटर्न डाउन में बचती है। इसीलिए देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है भाई, एक बार निकाल लिया डैप, वही हर बार का डैप है, तो इजी तो रहेगा ही। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो चलिए अब WDV से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, झारखंड ट्रांसपोर्ट कंपनी बॉट अ ट्रक फॉर 10 लाख ऑन जुलाई 1, 2014। डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसमें। ऑन 1 अप्रैल 2016 दिस ट्रक वॉज मीट एन एक्सीडेंट एंड वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। Insurance company admitted the claim and paid 6 lakh. On the same that, another truck was purchased by the company at a cost of 9 lakh. The company writes off debt 20% per annum on WDV method. Prepare truck account for 3 year ending 31 December. देखो ट्रक अकाउंट तो बनाना मैं बताऊंगी नहीं, अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था एसेट अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन मैं इसका डैप निकालना आपको बताऊंगी कि इसका डैप कैसे निकलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे इसका निकलेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डैप फॉर 2014, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रक है आपका वो 2014 में खरीदा गया है। अच्छा, कब खरीदा गया है, जुलाई 1 में, और आपकी जो बुक्स है वो क्लोज होती है 31 दिसंबर। बुक्स कब क्लोज होती है उसी के हिसाब से आपका डैप निकलता है, तो 6 मंथ का 2014 में निकल जाएगा, जुलाई टू दिसंबर। निकाल दिया आपने फर्स्ट ईयर का डैप। आ गया आप 2015 में। 2015 में क्या है, ट्रक के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हुई अभी तक, तो आपका क्या है, ना बिका है ना कुछ हुआ है, तो अभी आप क्या करोगे, 2015 में तो आपका पूरा का पूरा डैप रहेगा वही 20% के हिसाब से। लेकिन क्योंकि WDV मेथड है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते हैं, 10 लाख का ही निकाल देते हैं आप सीधे सीधे, क्या 20%। लेकिन अब आप नहीं निकाल सकते, अब आप कैसे निकालोगे, ट्रक था आपका 10 लाख का, फर्स्ट ईयर में निकल गया डैप आपका 1 लाख का, तो 10 लाख में से अपने 1 लाख को
माइनस कर दिया, अब बचा 9 लाख, 9 लाख पे लग जाएगा 20%। ठीक है, हो गया। अब आ जाता है 2016 में। 2016 में क्या हुआ आपका, 1 अप्रैल 2016 दिस ट्रक वॉज मेट विद एन एक्सीडेंट। अब तक डिस्ट्रॉय हो गया वो, तो यानी कि आपके पास कब तक रहा, बस 3 महीने। तो आप क्या करोगे, अब की बार 9 लाख में से 1,80,000 को माइनस कर दोगे, जो बैलेंस बचा है उस पर 3 मंथ का क्या लगा दोगे, डैप लगा दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन इसने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी ने भी दिया है इसको पैसा, वो देखेंगे अभी हम बाद में। इसी दिन क्या हुआ, एक और ट्रक खरीदा गया है, कितने का, 9 लाख का। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उस पर लगा देंगे हम, डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये आ गया 1,35,000। अब P&L अकाउंट पे आ जाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ट्रक 1 का। टोटल कॉस्ट थी ट्रक की 10 लाख, और टोटल डैप हो गया फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकंड ईयर में 1,80,000 और थर्ड ईयर में 36,000। टोटल आपने ऐड करा तो ये आ गया आपका 10 लाख में से आपने इनको माइनस कर दिया, तो आपका बैलेंस हो जाए 6,84,000। उसके बाद ये देखो कि ये ट्रक की जो इंश्योरेंस क्लेम ने हुआ है, कितने का हुआ है, वो हुआ है 6 लाख का। तो बैलेंस हमारे पास बचा था, ट्रक बचा था हमारे पास 6,84,000 का, लेकिन वो बिका समझ लो, या इंश्योरेंस कंपनी ने उसके लिए केवल 6 लाख रुपया दिया है, कम दिया ना भाई, तो आपका क्या हो गया, ये लॉस हो गया। आपको अच्छी तरह से पता है लॉस किसी भी अकाउंट में किधर जाता है, किसी भी एसेट अकाउंट में बाई साइड जाता है। तो ये आपको इस तरह से इसका लॉस निकल जाएगा। अगर यहाँ पे होता 6,84,000, यहाँ होता 7 लाख, तब आपको 16,000 का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो ये बात तो रही आपकी इसके डैप निकालने की। इसका आप वो कैसे बनाओगे ट्रक अकाउंट, जो तो मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन आज ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रोविजन फॉर डैप की बात करते हैं। नॉर्मल बताती हूँ पहले आपको कि प्रोविजन फॉर डैप होता क्या है। देखो, आपने कार परचेज करी, या सपोज आपने ट्रक की बात ही ज़्यादा हो रही है, ट्रक की बात करते हैं। कोई ट्रक है 20 लाख का, आपने कह दिया उसके जहाँ से भी आपने लिया है वो ट्रक, उसको कह दिया कि हर महीने मैं आपको 1 लाख 1 लाख देता रहूँगा। इस तरह 20 महीने में आपकी ट्रक की पेमेंट पूरी हो जाएगी। एक तरीका तो यह है, तो ये तो है आपका नॉर्मल डैप जो होता है। और एक तरीका यह है कि भाई मैं तुझे नहीं दूंगा 20 लाख में से 1 लाख 1 लाख मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास डिपॉजिट करता रहूँगा, अपने पास एक साइड में रखता रहूँगा निकाल के 1-1 लाख। और जब वो पूरे हो जाएंगे 20 महीने, तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा ट्रक ले आऊँगा और पूरे पैसे तुझे दे दूंगा। तो ये भी एक तरीका है। तो वो ये वाला जो तरीका है, अपने पास रख लेना और फिर एक साथ दे देना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डैप। तो बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखना आप, एसेट जो होगी वो हमेशा किस पर रहेगी, कॉस्ट पर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका। एसेट किस पर रहती है प्रोविजन फॉर डैप में, हमेशा हमेशा किस पर रहती है, कॉस्ट पर रहती है। याद रखना ये चीज़। तो चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं नॉर्मल डैप और प्रोविजन फॉर डैप में। नॉर्मल डैप की फर्स्ट एंट्री कैसी होती है भाई, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक वेंडर अकाउंट, यही होती है। इसमें भी सेम एंट्री होगी। सेकंड एंट्री इसकी कैसी होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये वाली एंट्री क्यों होती है, क्योंकि हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन एसेट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो मैंने आपको मना कराया ना, मैंने आपको क्या कराया, अपने पास ही रखना है प्रोविजन करके। तो आप क्या करोगे, डैप को कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रोविजन में। लास्ट एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू डैप अकाउंट, ये इसमें भी सेम होगी। तो ये एक जैसी है, बस बीच वाली एंट्री में डिफरेंस है, ये आप याद रखेंगे। कैसे समझ में नहीं आता है, दोबारा देख लेना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, नॉर्मल डैप में एसेट साइड सिंपल लिखते रहते हो। बिल्डिंग अकाउंट पहले साल जो भी रहा, वो 10 लाख का ट्रक या 20 लाख का, जिसकी भी बात करें, यहाँ बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग पहले साल 10 लाख की रही, दूसरे साल डैप हटा दिया था तो 9 लाख की, 8 लाख की, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोविजन फॉर डैप वाले में बिल्डिंग 10 लाख की रही, और नेक्स्ट ईयर भी बिल्डिंग तो आपकी 10 लाख की रहेगी, प्रोविजन फॉर डैप होगा आपका 1 लाख का, तब बाहर आएगा 9 लाख। अब डिफरेंस इसमें क्या है भाई, यहाँ भी 9 लाख है, यहाँ भी 9 लाख है, नहीं, बिल्डिंग तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही है, ये तो प्रोविजन फॉर डैप है। ठीक है ना। और प्रोविजन फॉर डैप क्या होता है आपका, लाइबिलिटी, ध्यान रखना इस चीज़ को ना। आगे बिल्डिंग, फिर दोबारा ऐसे ही बिल्डिंग 10 लाख की, प्रोविजन फॉर डैप कितना हो गया 2 लाख का, तो ये आगे बाहर 8 लाख। एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे क्या होगा, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो नॉर्मल होती है एंट्री, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सारा का सारा प्रोविजन किस में ट्रांसफर कर देंगे, फिक्स्ड एसेट में। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, घबराना मत। सारा का सारा प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिक्स्ड एसेट में। और बेचने की जो नॉर्मल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। लॉस है तो डेबिट में लिख दो, गेन है तो क्रेडिट में लिख दो। अब चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी इसी क्वेश्चन में हम देख लेंगे, और इस टॉपिक को हम करेंगे फिर कंप्लीट। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो आराम से इसको समझो बहुत अच्छे से। और जिस साल प्रोविजन फॉर डैप ट्रांसफर होगा उसी का अकाउंट में आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको बाकी तो पता ही चल गया कि कैसे होना है। एक चीज़ और आप देख लीजिए कि नॉर्मल होता है क्या है, जैसे आप मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, टू बैलेंस बीडी बाई डैप बाई बैलेंस, यही होता है ना। तो इस वाले में जो ये प्रोविजन फॉर डैप होता है, इस वाले में आप जब आप ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो एसेट में डैप को, तो आप क्या करोगे, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। जिस साल आप सेल करोगे अपने एसेट को, उसी साल लॉस भी लिखा जाएगा, उसी साल प्रोविजन फॉर डैप भी लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा चलो देखते हैं। क्या कह रहा है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रोस। 1 अप्रैल 2020 मशीनरी अकाउंट दिस, प्रोविजन फॉर डैप दिस। On 1 April 2020 they decided to sell a machine for 8,700.
दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 16,000 इन अप्रैल 2016। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, और मैं आपको इसी में एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना बताऊंगी। डेप है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। चलो स्ट्रेट लाइन मेथड से WDV भी हमें समझ में आ गया, अगर उससे होता तो उससे भी निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले जो भी मशीन आपकी बिके ना, या इंश्योरेंस मिले उस पर, उसका सबसे पहले लॉस या प्रॉफिट देख लो। तो देखो ये मशीनरी जो बिकी है आपकी वो है 2016 की, है ना। 2016 से लेकर कब बिकी है, ये बिकी है आपकी 2020 में, तो तब तक का हम इस पर डैप लगा लेते हैं। डैप आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से है, तो पहले वाला आपका, और जो आपकी बुक्स हैं वो क्लोज हो रही है 31 मार्च को, यानी कि आपकी जो 1 अप्रैल को खरीदी गई है ये, तो 2016-17 का इस पर 1600 लगेगा, 16,000 का 10%, 17-18 का भी, और 18-19 का भी ये लग गया आपका। ये 4 साल का आपका डैप लगा, और टोटल कर लिया आपने 6400। 4 साल का क्यों लगा भाई, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को ये बेच दिया। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 16,000 इसकी, देखो ये थी ना, और इस पर डैप कितना लग गया 6400, तो बचा कितना 9600। सोल्ड आउट कितने में हुई है 8700। ज़्यादा कॉस्ट थी और कम में सेल हुई, तो ये हो गया आपका 900 का लॉस। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पीछे भी समझाई, इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा देख लेना। अब आ जाता है मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप। ये बनाते हैं भाई, देखो साथ में बनाएंगे तभी समझ में आएगा। मशीन अकाउंट का टू बैलेंस BD 80,000 दिया है क्वेश्चन में, है ना। और प्रोविजन फॉर डेप का आता है बाई में, बाई बैलेंस BD 36,000 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाओ इस पर, ये जो सारे काम है डेप्रिसिएशन के, कैसे बाई डैप 10%। ये कैसा डैप है, ये कौन सा डैप है, ये कैसे लगा 6400, ये वाला नहीं है भाई, ठीक है ना। देखो इसको कैसे होगा, ये होगा आपका ऐसे, 80,000 की आपकी मशीनरी थी, है ना। इसमें से एक मशीन जो 16,000 की, वो तो अब क्या हो गया समझो खत्म, है ना। तो 80,000 में से ये वाला 16,000 माइनस हो रहा है। ये वाला डैप मत वो करना, वो एक जैसी अमाउंट आ रही है वो अलग बात है, ये वाला नहीं है ना। बता रही हूँ कैसा है, 80,000 में से 16,000 जो है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कराया आपने, ये बचा आपका 64,000। इसका निकालोगे आप 10%, तो ये आ गया 6400। समझ में आ गया, ये इस तरह से निकलेगा। और बाकी ये जो मशीनरी अकाउंट का है, ये जो प्रोविजन फॉर डेप आपको ट्रांसफर करना है, ये कौन सा है, ये वर्किंग नोट वाला, ये वाला। एक जैसे अमाउंट आ गई ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो फिर आगे मैं दूसरा क्वेश्चन भी करवा दूंगी कभी, लेकिन ध्यान रखना। तो ये वाला डैप कौन सा है, जो आपके पास टोटल मशीनरी थी उसमें से जो मशीनरी आपने बेच दी है, जो बाकी बची है मशीनरी, उस पर 10%। और ये कौन सा हो गया, वर्किंग नोट वाला हो गया। तो बाकी बैलेंस बचा आपका कितना 36,000। ये तो आपका प्रोविजन फॉर डेप हो गया। अब बात करते हैं मशीन पर। अब ये मशीन का ये सारा का सारा तो आपको पता ही है, सेल आता है बाई बैंक सेल, बाई साइड परचेज होता है तो किधर आता है, टू साइड आता है। बाई बैंक सेल आ गया, बाई PNL अकाउंट आ गया जो नुकसान हुआ है ऊपर 900 का, बाई प्रोविजन फॉर डेप आ गया। अच्छा ये वाला डेप नहीं गया, कौन सा गया, ये वाला डेप, है ना, लिखा हुआ भी है टू मशीन अकाउंट, और बाकी बच गया आपका बैलेंस। तो ये ऐसे बनता है आपका मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप। एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी देख लेते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, वो इससे भी इजी। क्या है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बेच देना। उसका मतलब यह है ये सारी चीज़ें जो ये है आपकी, ये आपकी मशीन अकाउंट में ना आकर किस में आ जाती है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। देख लो आई ऐसे ही, बाई बैंक अकाउंट, बाई PNL अकाउंट, बाई प्रोविजन फॉर डेप, और जो भी इसका टोटल होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट में। किधर ट्रांसफर होगा भाई, इसमें आया है टू साइड, तो उसमें किधर हो जाएगा आपका बाई साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। लिखा भी है मशीन अकाउंट में किधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड, और प्रोविजन फॉर डेप में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट साइड। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरह से एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जबकि आपका जो प्रोविजन फॉर डेप है वो आपका होता है रियल अकाउंट। देखो मैंने लिखा भी है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार इसका नेचर ही पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या नेचर है इसका। तो ये था आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मुझे नहीं लग रहा कि इस वाले के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट रहेगा। अगर डाउट रहता है इन केस तो आप मेरे से पूछ लेंगे, मैं दोबारा से कोई और क्वेश्चन भी इसका करवा के, या कोशिश ही करूँगी एक क्वेश्चन इसका मैं अच्छे से WDV मेथड वाला, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप भी बने और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बने, वो मैं आपको करवा दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगी कि ASO का जो फर्स्ट पार्ट है, हिंदी का तो नहीं, हिंदी का तो आप मेरी नज़र में एक चैनल, हाँ जरधारी क्लासेस से आप पढ़ लीजिए, हिंदी तो पूरी उन्होंने करवा रखी है। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा, यानी कि जिसमें ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, वो भी कोशिश करूँगी कि उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए।